सीड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे आज। टोटल 6 क्लासिफिकेशन होती हैं, एक एक करके हम सारी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सीड की क्लासिफिकेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ कोटिलेडन के बिहाफ पर, बीज में कितने कोटिलेडन है। दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होते हैं मोनोकॉट, एक होते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट सीड वो होते हैं जिनमें केवल एक ही कोटिलेडन होता है, जैसे कि मेज़ में, गेहूँ में, चावल में, बारले में और प्याज में। डाइकॉट सीड वो होते हैं जिनमें दो कोटिलेडन होते हैं, जैसे ग्राम में, जिसमें आपका साइसर एरिटियम, साइसर काबुलियम आ गया, मटर में, मिर्च में, सरसों में और मूंगफली में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोस्पर्म और कोटिलेडन में क्या फ़र्क है। सीड फॉर्मेशन के दौरान जो एम्ब्रियो हमारा डेवलप हो रहा था, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ, डिप्लॉयड जाइगोट में माइटोसिस होगी और एम्ब्रियो तैयार होगा। बीच में बहुत सारी स्टेजेस आएंगी। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान जो भी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है वो सब एंडोस्पर्म से मिलता है। और सीड जब जर्मिनेट कर रहा होता है तब जर्मिनेशन के दौरान जो भी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सब कोटिलेडन पूरा करता है। ये इंपॉर्टेंट फ़र्क है कि कोटिलेडन और एंडोस्पर्म में फ़र्क क्या है। एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और जर्मिनेटिंग सीड को नरिशमेंट मिलता है कोटिलेडन से। उसके बाद में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान, या कह सकते हैं कि जब एम्ब्रियो पूरे तरीके से डेवलप हो गया तो कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म बचा या नहीं बचा, उस हिसाब से सीड की क्लासिफिकेशन होती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। दो तरीके की सीड होती हैं, एक होती है एंडोस्पर्मिक, एक होती है नॉन एंडोस्पर्मिक। जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं उनको हम एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। जो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं उनमें जो रेजिडुअल एंडोस्पर्म है वो आपको देखने को मिलता है, यानी कि एंडोस्पर्म पूरे तरीके से कंज्यूम नहीं होता एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान। लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या है, पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। तो यहाँ पे कोई भी एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम इनको नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। जबकि जो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं उनमें रेजिडुअल एंडोस्पर्म मौजूद है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे कि गेहूँ, मक्का, ये आपका मक्का, गेहूँ, कास्टर, इसके अलावा सनफ्लावर और बार्ले, ये आपके सारे के सारे क्या हैं, एंडोस्पर्मिक हैं। मेज़, वीट, कैस्टर, सनफ्लावर और बार्ले। और अगर हम नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा ग्राम, पी, बीन, ग्राउंडनट और मस्टर्ड। ये यहाँ पे देखो कास्टर का वो लगा हुआ है डायग्राम, ये इसका सीड है, ये सनफ्लावर का सीड है, ये मस्टर्ड का सीड है, ये ग्राउंडनट का सीड है। उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन आती है तीसरी, वो आती है कवरिंग के बिहाफ पर। कवरिंग के बिहाफ पर 4 क्लासिफिकेशन है। एक होते हैं हर्ड सीड्स, एक होते हैं नेक्ड ग्रेन सीड्स, एक होते हैं एंजियोस्पर्मिक सीड्स यानी कि एंक्लोज सीड्स, और एक होते हैं जिम्नोस्पर्मिक सीड्स यानी कि नेकेड सीड्स। जब हम जिम्नोस्पर्मिक सीड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सीड्स हैं वो आपको ओवरी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि कोई भी फ्रूट वॉल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। और ये जो हैं, जो कोन्स होते हैं, मेल और फीमेल कोन्स, कोन के सरफेस पर ये आपको देखने को मिलेंगे सीड्स। जैसे पाइन हो गया, साइकस हो गया, सेडर हो गया। जैसे कि ये कोन है, इस कोन में जो स्केल है उसकी सरफेस पर आपको यहाँ पे सीड देखने को मिल रहा है। जैसे कि इधर अगर आप देखो तो ये क्या है, पूरा का पूरा ये कोन है और ये इसके स्केल्स हैं। तो इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे देखो सीड देखने को मिल रहा है। कोई ओवरी के अंदर सीड मौजूद नहीं है, कोई भी फ्रूट वॉल नहीं है। जबकि एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, बाकायदा ओवरी के अंदर जो सीड है वो हमें देखने को मिलता है। ओवरी राइप होकर फ्रूट बना लेती है, यानी कि राइप एंड ओवरी यानी कि फ्रूट के अंदर हमें सीड देखने को मिल रहा है, फ्रूट वॉल प्रेजेंट है। सीड्स डेट डेवलप इनसाइड एन ओवरी एंड आर कम्प्लीटली एनक्लोज विद इन अ फ्रूट, जैसे कि चिली, मैंगो, पी और एप्पल के केस में हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म उनमें एंक्लोज सीड्स और जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स, क्योंकि वो ओवरी के अंदर नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में ही हमने यहाँ पे डायग्राम भी देख लिया। जैसे ये कोन का डायग्राम है, ये कोनिफर का कोन है, ये सैडर सीड्स हैं। इधर अगर आप देखो ये सैडर सीड्स हैं, और ये आप देखोगे तो ये सीड्स हैं साइकस रेवियोलेटा के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। फिर बात आती है कवरिंग के बिहाफ पर ही दो क्लासिफिकेशन और है।
एक होते हैं हल्ड या कवर्ड सीड्स और एक होते हैं नेक्ड या नेक्ड ग्रेन सीड्स। हल्ड या कवर्ड सीड्स का मतलब हो गया कि जब आपने थ्रेशिंग करी और ग्रेन्स को सेपरेट किया तो जो शेफ या हल है वो अलग नहीं होगा। सीड्स डेट रिमेन एनक्लोज्ड इन शेफ या हल इवन आफ्टर थ्रेशिंग, यानी कि थ्रेशिंग के बाद भी जो सीड के चारों तरफ की प्रोटेक्टिव कवरिंग थी हल या शेफ, वो अलग नहीं हुआ। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग अब भी मौजूद है थ्रेशिंग के बाद भी। जैसे कि पैडी के केस में होता है, हमने थ्रेशिंग करी तो हमें जो सीड मिलता है वो उसकी कवरिंग के साथ मिलता है। ऐसे ही बार्ले के केस में होता है। जैसे पैडी और बार्ले दो एग्जाम्पल हो गए, यहाँ फोटो बनी हुई है, ये आप देख रहे हो सीड के चारों तरफ जो कवरिंग है वो मौजूद है, हल या शेफ मौजूद है, ये सेपरेट नहीं हुआ थ्रेशिंग से। और एक होते हैं नेक्ड या नेक्ड ग्रेन सीड्स, जिनमें जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से जो ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो निकल जाती है, जैसे वीट में और मेज में। सीड्स डेट रेडिली सेपरेट फ्रॉम देयर शेफ, ऊपर का जो शेफ या हल है वो रेडिली सेपरेट हो जाएगा आसानी से नॉर्मल थ्रेशिंग से। वीट और गेहूं में ऐसा ही होता है, वीट में और मेज में। यहाँ पे आपका वीट बना हुआ है और ये आपका मेज बना हुआ है। मेज में तो वैसे भी जो सीड है वो कॉप में होता है, आराम से आपका निकल जाएगा। और वीट में भी यही है, नॉर्मल थ्रेशिंग से ऊपर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो हट जाती है। तो वीट और मेज का एग्जाम्पल याद रखना है। एक क्लासिफिकेशन आती है सीड के स्टोरेज के बिहाफ पर। तीन कैटेगरी में सीड्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स, एक होते हैं रिकैल्सिट्रेंट और एक होती है इंटरमीडिएट। ऑर्थोडॉक्स सीड्स हमारे वो होते हैं जिन्हें बहुत ही लंबे टाइम के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर पर और बहुत ही लो मॉइस्चर पर लगभग 5 से 7% पर बहुत लंबे वक्त के लिए स्टोर किया जा सकता है, वो भी बिना वायबिलिटी लूज़ करे। जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, मिर्च, टमाटर और दाल। जैसे यहाँ पर ये टमाटर का बीज बना हुआ है, ये मिर्च का है। लेकिन रिकैल्सिट्रेंट सीड्स वो होते हैं जिनको हम बहुत ही लो टेम्परेचर पर बहुत लंबे समय के लिए लो मॉइस्चर पर स्टोर नहीं कर सकते। लगभग 15 से 30% मॉइस्चर पर इनको स्टोर किया जाता है, वो भी कुछ समय के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत लंबे वक्त के लिए इनको स्टोर नहीं करा जा सकता। लो टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं हम इन्हें, और बहुत लंबे वक्त के लिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंगो, जैक फ्रूट, रबर, कोकोनट, कोकोआ और टी, ये सब आपके रिकैल्सिट्रेंट सीड्स हैं। जैसे कि इधर देखो, ये मैंगो की गुठली है, ये कोकोआ है, ये चाय के बीज है, ये रबर सीड है, ये आप देखोगे ये कोकोनट है। ये सारे के सारे यहाँ बने हुए हैं, ये चाय के बीज हैं, ये मैंगो का है, ये जो है कोकोआ है, ये रबर सीड्स हैं और ये कोकोनट का सीड है। एक होते हैं इंटरमीडिएट सीड्स। इंटरमीडिएट सीड्स जिन्हें हम बहुत लो टेम्परेचर पे तो स्टोर नहीं कर सकते, ले ये एक तरीके से बीच की कैटेगरी होती है, ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेंट सीड्स के बीच की कैटेगरी, जिनको लगभग 10 से 12% मॉइस्चर पर हम थोड़े लंबे वक्त के लिए स्टोर कर सकते हैं और इनकी वाइबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इन्हें ऑर्थोडॉक्स की तरह बहुत लंबे वक्त स्टोर कर पाओगे ना। लेकिन रिकैल्सिट्रेंट की तरफ भी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ही हम ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते या हमें ज़्यादा लो टेम्परेचर पर स्टोर नहीं कर सकते, बीच की कैटेगरी है, इसलिए हम इनको इंटरमीडिएट सीड्स बोलते हैं। जिसमें 3 एग्जाम्पल है, कॉफ़ी, सिट्रस और नीम। ये सिट्रस के सीड्स हैं, ये नीम के सीड्स हैं और ये कॉफ़ी है। जर्मिनेशन के बिहाफ पे देखें तो दो कैटेगरी में सीड्स को डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका एपिगियल जर्मिनेशन और एक होता है हाइपोगियल जर्मिनेशन। एपिगियल जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल है, यानी कि कोटिलेडन के नीचे का जो एम्ब्रियोनिक स्टेम का पोर्शन है वो पहले मिट्टी के बाहर आएगा और उसके बाद में कोटिलेडन भी मिट्टी के बाहर आ जाएंगे। जैसे कि बीन, पपाया, कॉटन, सनफ्लावर और अनियन के केस में देखने को मिलता है। जैसे ये देखो, ये कॉटन के सीड्स हैं और ये आप देखोगे ये एपिगियल जर्मिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। जो कोटिलेडन के नीचे का स्टेम का पोर्शन था वो सबसे पहले बाहर आया, ये आप देख रहे हो, ये सबसे पहले बाहर आया। और जो कोटिलेडन है वो बाद में बाहर आएंगे। तो कोटिलेडन जो है वो बाद में बाहर आ रहा है, जो कोटिलेडन है वो बाद में बाहर आएगा, और जो ये है हाइपोकोटाइल है वो पहले बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप इधर देख रहे हो ढंग से, जैसे इधर ये कोटिलेडन था, तो ये जो कोटिलेडन थे ये बाद में आएंगे। पहले जो कोटिलेडन के नीचे का ये वाला पोर्शन है ये बता रहा हूँ मैं,
ये आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल वाला, ये पहले बाहर आया, फिर कोटिलेडन भी बाहर आ गए, ये चीज़ बता रहा हूँ। एक होता है हाइपोगियल जर्मिनेशन। हाइपोगियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कोटिलेडन के ऊपर वाला भाग है एपिकोटाइल, वो मिट्टी के बाहर आएगा और कोटिलेडन मिट्टी के अंदर ही रहेंगे, जैसे मटर में, मीज़ में, राइस में और मैंगो में देखने को मिलता है। जैसे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे डायग्राम बना है, जो कोटिलेडन के ऊपर का पोर्शन था वो आपका ऊपर आ गया, और कोटिलेडन और नीचे का पोर्शन मिट्टी में ही रहेगा, कोटिलेडन मिट्टी के अंदर रहेंगे। दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है कि एपिगियल जर्मिनेशन में तो हाइपोकोटाइल यानी कि कोटिलेडन के नीचे का एम्ब्रियोनिक स्टेम वाला पोर्शन वो पहले मिट्टी के बाहर आता है, फिर कोटिलेडन बाहर आते हैं। और हाइपोगियल जर्मिनेशन में जो कोटिलेडन के ऊपर का पोर्शन है यानी कि एपिकोटाइल, वो पहले बाहर आएगा, और जो कोटिलेडन है वो मिट्टी के अंदर ही रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, फिर एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आती है जर्मिनेशन के बिहाफ पर। ये जर्मिनेशन के बिहाफ पे तो हमने देख लिया। फिर बात आती है जनरेशन के बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ जनरेशन। तो जनरेशन के बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ, टोटल 6 कैटेगरी यहाँ पर बनेंगी जब हम जनरेशन के बिहाफ पे बात करेंगे। पहला आएगा न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड किसी भी वैरायटी का सबसे पहले जो सीड तैयार किया जाता है किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में, वो होता है 100% जेनेटिक प्योर, और केवल कुछ मुट्ठी भर सीड ही तैयार होते हैं, केवल कुछ मुट्ठी भर सीड्स तैयार होते हैं, और 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। कोई यहाँ पे टैग नहीं होता। ओरिजिनल ब्रीडर ने ये सीड्स डेवलप करे हुए होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में। यानी कि न्यूक्लियस सीड की अगर हम आसान शब्दों में बात करें, किसी भी वैरायटी का जो सबसे पहले सीड तैयार हुआ है वो न्यूक्लियस सीड है। ये लगभग मुट्ठी भर तैयार होते हैं, 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है, कोई इनका टैग नहीं होता, और ओरिजिनल ब्रीडर ही इन्हें डेवलप करता है, जो भी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। फिर न्यूक्लियस सीड का इस्तेमाल करके ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। ब्रीडर सीड जो है न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी है। यहाँ पे भी 100% जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी है। गोल्डन येलो कलर का जो सीड टैग है वो होता है, और जो ब्रीडर है उसी के सुपरविजन में, उसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च फील्ड में जो ब्रीडर सीड है वो तैयार करा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो ये गोल्डन येलो जो टैग कलर है, ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सीड टैग तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर का जो है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये गोल्डन येलो टैग कलर है ब्रीडर सीड का। ये इंपॉर्टेंट है, ये ना पूरा का पूरा जो टैग है गोल्डन येलो टैग, ये है ब्रीडर सीड का। इसके अलावा हम आगे बात करें तो एक कैटेगरी आती है आपकी फाउंडेशन सीड की, जो तीसरी कैटेगरी है। ब्रीडर सीड की जो प्रोजेनी है उसे हम फाउंडेशन सीड बोलते हैं। वाइट टैग कलर होता है इसका। जो रिकॉग्नाइज सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है या स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, वो फाउंडेशन सीड तैयार करते हैं। ब्रीडर सीड वो खरीद करके ले आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से और फाउंडेशन सीड बनाते हैं। वाइट टैग कलर है, और रिकॉग्नाइज सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी इसको तैयार करती हैं, जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। 99.5% जेनेटिक प्योरिटी और 98% फिजिकल प्योरिटी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये पूरा का पूरा टैग है फाउंडेशन सीड का, वाइट कलर का। आगे बात करते हैं, फिर एक आते हैं रजिस्टर्ड सीड्स। रजिस्टर्ड सीड की अगर मैं बात करूँ, फाउंडेशन सीड की जो प्रोजेनी है उसे रजिस्टर्ड सीड बोलते हैं। पर्पल कलर का सीड टैग होता है इसका। 99% जेनेटिक प्योरिटी और 98% फिजिकल प्योरिटी देखने को मिलती है। जब हमें सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पेरेंट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तब हम जो है रजिस्टर्ड सीड तैयार करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस टू प्रोवाइड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंट मटेरियल फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन। भारत में लेकिन रजिस्टर्ड सीड तैयार नहीं करा जाता है, डायरेक्ट हम जो फाउंडेशन है उससे सर्टिफाइड तैयार करते हैं। तो रजिस्टर्ड सीड के बारे में हमने देख लिया कि भाई फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है, पर्पल कलर का टैग है यहाँ पे सीड टैग, ये आप देख रहे हो, ये पर्पल कलर का टैग है रजिस्टर्ड सीड का। 99% जेनेटिक प्योरिटी, 98% फिजिकल प्योरिटी, और एज अ लार्ज क्वांटिटी में पेरेंट मटेरियल तैयार करने के लिए इसको तैयार करा जाता है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए, और इंडिया में फॉलो नहीं होता है। ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो पर्पल कलर का टैग है, ये है रजिस्टर्ड सीड का।
आगे बात करें तो बात करते हैं फिर सर्टिफाइड सीड की। अब सर्टिफाइड सीड या तो रजिस्टर्ड सीड की प्रोजेनी होगी, लेकिन क्योंकि इंडिया में फॉलो नहीं हो तो हम डायरेक्ट फाउंडेशन सीड से बनाते हैं, यानी कि प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन या रजिस्टर्ड सीड। एजोर ब्लू कलर का टैग होता है। जो फार्मर डायरेक्टली सीड खरीदता है बाजार से वो सर्टिफाइड सीड ही होता है। 99% जेनेटिक प्योरिटी, 98% फिजिकल प्योरिटी होती है। और जो रजिस्टर्ड फार्मर होते हैं, जिन्होंने बाकायदा लाइसेंसिंग वगैरह करवा रखी है सीड प्रोडक्शन के लिए, वो कमर्शियली इसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड फार्मर कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं सर्टिफाइड सीड को। इसके लिए वो रजिस्टर्ड या फाउंडेशन सीड खरीद करके ले आएंगे, उससे तैयार करेंगे। एजोर ब्लू कलर का टैग होता है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एजोर ब्लू कलर का जो टैग है ये पूरा का पूरा क्या है, सर्टिफाइड सीड का टैग है। ये यहाँ सारी डिटेल मेंशन है, यहाँ पे कौन सी वैरायटी है क्या है। एक होता है ट्रुथफुल लेबल सीड। ट्रुथफुल लेबल सीड जिसमें जो टैग कलर है वो होता है ओपल ग्रीन, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। भरोसे के बिहाफ पर किसान जो है खरीदता है इसे। जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं सीड एक्ट के तहत, 1966 का जो सीड एक्ट था वो लेकिन फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज़ को। सीड टेस्ट किया गया है और लेबल किया गया है जो प्रोड्यूसर है या जो सीड कंपनी है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं ने खुद ही टेस्टिंग करी है और खुद ही लेबल कर दिया है कि भाई इतनी इसमें फिजिकल प्योरिटी है, इतनी इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज है। लेकिन जो भी वो स्टैंडर्ड मेंशन कर रहे हैं अपने लेबल पर, वो कम से कम मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं सीड के, सीड एक्ट 1966 के तहत, उनको तो कम से कम कंप्लाई करना ही करना है। कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं होता है। और लेबलिंग का मतलब ही ये है, ट्रुथफुल लेबलिंग का मतलब क्या है, ट्रुथफुल लेबलिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है वो लीगली अपनी तरफ से गारंटी दे रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने लेबल पर मेंशन करी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ट्रुथफुल लेबल सीड का आसान शब्दों में मतलब ये है कि किसान जो सीड खरीद रहा है उस पर जो लेबल बना हुआ है, कोई भी एक तो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन नहीं है। जो सीड तैयार कर रहा है, जो भी कंपनी या प्रोड्यूसर सीड तैयार कर रहा है, वो खुद ही उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, खुद ही उसको लेबल कर रहे हैं और सब सारा डाटा मेंशन कर रहे हैं कि कितनी फिजिकल प्योरिटी है, कितना जर्मिनेशन परसेंटेज है। और जो सीड एक्ट के तहत, जो 1966 का सीड एक्ट है उसके तहत जो मिनिमम सीड स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने सेट करे हैं कि मिनिमम फिजिकल प्योरिटी कितनी होनी चाहिए या कम से कम जर्मिनेशन परसेंटेज इतना तो होना ही चाहिए, तो उन रूल्स को जो है बाकायदा ओबे करना ज़रूरी है। बाय लेबलिंग इट ट्रुथफुली। ट्रुथफुली लेबलिंग करने का मतलब ये है, ट्रुथफुली लेबलिंग करने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर लीगली गारंटी दे रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं मेंशन कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। तो एक तरीके से भरोसे के बिहाफ पर किसान जो है वो खरीदता है सीड को। तो ये जो है ट्रुथफुल लेबल यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वैरायटी का नाम वगैरह, कब टेस्ट किया, कब तक वैलिड है, सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो ये हो गई पूरी की पूरी सीड की क्लासिफिकेशन।